नमस्कार देवी और सज्जनों। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे चिकित्सा स्थान। ये वही चिकित्सा स्थान है जिसका इंतज़ार हम लगभग 2 साल से कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में जो हमें सिद्धि प्राप्त होनी है वो चिकित्सा स्थान से प्राप्त होगी। और जिस उद्देश्य के लिए हमने इस पृथ्वी पर अवतरण लिया है, पैसा जिसे कहते हैं, उसकी सिद्धि भी इसी चिकित्सा स्थान से होगी। खैर, ये कोई ज्ञान नहीं है, व्यंग्य है मेरी तरफ से, क्योंकि आचार्य चरक स्वयं कहते हैं कि किसी पैसे के बदले जो है चिकित्सा करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है। जीव मात्र के कल्याण की चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम चिकित्सा स्थान आज शुरू करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वार्ध में हमने जो है अंतिम स्थान इंद्रिय स्थान को पढ़ा था। जब हम इंद्रिय स्थान में हम ये जब तय कर चुके हैं कि कौन से अरिष्ट लक्षण हैं और उसके द्वारा किसी व्यक्ति की आयु कितनी हो सकती है, क्या संभावना है उसके ठीक होने की, अब उसके बाद हम चिकित्सा को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका एक तात्पर्य तो ये निकलता है कि चिकित्सा की संभावना हम तभी व्यक्त करें जब हम ये निर्धारित कर चुके हों कि कोई व्यक्ति की आयु शेष है भी कि नहीं, उसमें कहीं अरिष्ट लक्षण तो नहीं है। तो इसी क्रम में इस चिकित्सा स्थान की व्याख्या की गई है। और इसमें भी सबसे पहले आचार्य रसायन अध्याय के बारे में और इसके बाद बाजीकरण के बारे में बताएंगे। उसके बाद कहीं ज्वर चिकित्सा से चिकित्सा स्थान की शुरुआत होती है। अब रसायन और बाजीकरण का वर्णन चिकित्सा स्थान के जो है मुख्य अध्यायों से पहले क्यों किया गया है, इसके पीछे भी कारण है। आचार्य कहते हैं कि यदि हम पहले जो स्वाभाविक रोग है, जरा इत्यादि, यदि उसकी चिकित्सा कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और यदि कोई अप्रशस्त भाव है शरीर के अंदर, वो ठीक हो जाए तो व्याधि की नौबत ही ना है। तो इसी क्रम में इस रसायन बाजीकरण का वर्णन किया गया। अब रसायन बाजीकरण में भी रसायन का वर्णन पहले क्यों किया गया, ये सब मैं आपको अध्याय योजना बता रहा हूँ कि रसायन का वर्णन पहले क्यों किया गया। क्योंकि रसायन से क्या होता है, जो हमारी आयु है उसकी वृद्धि होती है, जरा का नाश होता है, शरीर में प्रशस्त भावों की वृद्धि होती है। ठीक है, तो यदि एक बार जब आयु स्थिर हो जाएगी तब जाकर बाजीकरण का जो उपयोग है वो लाभप्रद होगा। क्योंकि यदि आप ये सोच के चलिए कि ये तो वही वाली बात है कि जब आयु ही फिक्स नहीं है, आयु को हम स्थिर नहीं कर पाए, आयु को लंबी नहीं कर पाए, तो किसी व्यक्ति को बाजीकरण देने से क्या लाभ है। तो सबसे पहले तो हमें उसकी आयु की स्थिरता को बढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात हम उसमें वाजी कारक द्रव्य यानी कि ऐसे द्रव्यों का सेवन करेंगे जिसके द्वारा उसके अंदर वाजी यानी कि घोड़े की शक्ति या सामर्थ्य आ पाता है। तो इसलिए रसायन और बाजीकरण में भी सबसे पहले आचार्य ने रसायन का वर्णन किया है। आइए इसके बाद इसके जो है जो पहला महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 3, उसकी चर्चा करते हैं। ये श्लोक जो है कई बार यूजी के एग्जामिनेशन में और पीजी में इसके पर्यायों को अक्सर पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि ये श्लोक याद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार वाइवा में श्लोक पूछ लिया जाता है। तो बात करें चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्राश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। अर्थात आचार्य यहाँ पर भेषज के पर्यायों की व्याख्या कर रहे हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जब निदान स्थान की शुरुआत होती है तो वहाँ पर हेतु या निदानों के पर्यायों का वर्णन किया गया है। और जब इस चिकित्सा स्थान में चिकित्सा की चर्चा करेंगे तो पहले ही श्लोक में आचार्य ने भेषज के या चिकित्सा के पर्यायों का यहाँ वर्णन किया है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो इस भेषज के पर्याय बिल्कुल चिकित्सा के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। जैसे कि चिकित्सितम, ये तो चिकित्सा का सीधा पर्याय है। व्याधिहर, ठीक है, कोई भी साधन, कोई भी औषधि यदि व्याधिहर है, किसी प्रकार से व्याधि का उन्मूलन करती है तो वो व्याधिहर है। पथ्य, पथ्य आप जानते हो, वो सारे द्रव्य जो पथ के लिए प्रशस्त होते हैं। पथ का मतलब यहाँ स्रोतस से ले सकते हैं, जो स्रोतसों को क्लीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, उससे हम पथ्य का धारण कर सकते हैं। साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब आप जानते ही हो। प्रायश्चित के बारे में आचार्य कहते हैं कि प्रायस्य पापस्य चित्तम विशोधनम यस्मात्, यानी कि प्रायश्चित का मतलब क्या है कि यदि हमने कोई पूर्व काल में कोई भी ऐसे अधर्म या अधार्मिक कार्य किए हैं या कोई पाप कर्म किए हैं, और उस एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चित्त में उपस्थित उन बुरी याददाश्त को मिटाया जा सके, उन बुरे कर्मों के या धार्मिक कर्मों को जो है किसी प्रकार से संशोधित किया जा सके, चित्त को संशोधित किया जा सके, वो सारे कर्म किसके अंतर्गत आ जाते हैं, प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए चरक विमान 8/87 की बात करें, 8वें अध्याय का 87वां श्लोक, वहाँ पर आचार्य ने अंग भेद से पुनः क्या किया है, 2 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन किया है अंग भेद से। एक द्रव्यभूत चिकित्सा और एक अद्रव्यभूत चिकित्सा। द्रव्यभूत चिकित्सा क्या होती है कि जिसके जब हम चिकित्सा के दौरान आहार या
औषध के माध्यम से द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो उसे द्रव्यभूत चिकित्सा कहते हैं। अद्रव्यभूत चिकित्सा में क्या होता है, वो चिकित्सा की पद्धति जहाँ पर हम पांचों भौतिक द्रव्यों का प्रयोग तो नहीं करते, परंतु कुछ ऐसे प्रोसीजर्स का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा वो बिना ग्रहण किए हुए ही इफेक्ट लाते हैं और व्याधि का उन्मूलन करते हैं, उसे अद्रव्यभूत चिकित्सा कहते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि प्रायश्चित है, तीर्थगमन है, और बध है, बंधन है, आश्वासन है, हर्षण क्रिया है। इसमें बहुत सारी प्रक्रिया आती है, उसी में से यहाँ पर प्रायश्चित नाम का एक शब्द दिया हुआ है, प्रायश्चित। आगे देखें प्रशमनम, प्रकृति स्थापन, यानी कोई भी प्रोसीजर जो प्रकृति स्थापन करता है। हम जानते हैं प्रकृति स्थापन ही क्या है, आरोग्यम है, क्या है, आरोग्य है। और हितम, वह प्रोसीजर जो शरीर के लिए या पूरी त्रिदंड के लिए हितकारी है, वो यहाँ पर उसे हितम से बताया गया है। आगे हम बात करें तो चक्रपाणी जी एक बात कहते हैं कि जो भेषज है, भेषज से हमें दो चीज़ों का ग्रहण करना चाहिए, स्थावर और जंगम द्रव्यों का। यानी कि जब स्थावर और जंगम द्रव्य जो किसी भी प्रकार से मनुष्य के लिए या उसके उभय लोक के लिए हितकारी हैं, वो सभी भेषज के अंदर काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ भेषज से दो चीज़ें ले सकते हैं, स्थावर और जांगम द्रव्य। इसके बाद श्लोक संख्या 4 की बात करें तो यहाँ पर भेषज के भेद बताए गए हैं, और अगले ही श्लोक में क्या बताए जाएंगे, अभेषज के भेद बताए जाएंगे। तो हमने देखा भेषज के पर्याय देखे पहले, फिर हम भेषज के भेद देखेंगे, उसके बाद अभेषज के भी भेद देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं भेषज के भेद। तो भेषज के दो भेद किए जा सकते हैं, भेषज के दो भेद किए जा सकते हैं। कह रहे हैं कि स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित आर्तस्य रोगनुत। मैं बात कर रहा हूँ भेषज की, तो भेषज के दो भेद हमने देखे। तो भेषज के दो भेद हैं, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और दूसरा है किंचित आर्तस्य रोगनुत। यानी कि भेषज दो प्रकार की होती है, भेषज दो प्रकार की होती है। पहली वो जो कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसी को ऊर्जा प्रदान करती है, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसी को ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पर स्वस्थ होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उसको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि यहाँ पर आचार्य ये कहते हैं कि स्वस्थ को ऊर्जा प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति जरा की तरफ बढ़ रहा है, वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा है, और उसकी धातुओं में क्षय हम देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर जो औषधि प्रयोग की जाएगी वो भी स्वस्थ ऊर्जस्कर में आएगी। तो ऐसे स्वस्थ व्यक्ति की यहाँ चर्चा की जा रही है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं कि यदि बहुत अत्यधिक व्यववाय के द्वारा यदि उसकी शुक्र धातु का क्षय हो गया है, तब भी उस शुक्र धातु को प्रशस्त करने के लिए जो हम भेषज का प्रयोग करेंगे वो भी स्वस्थ ऊर्जस्कर में ही आएगी। कुल मिला के बात यह है कि जब क्षय की कंडीशन हो परंतु उसको कोई व्याधि ना हो, और ऐसी कंडीशन में कोई भेषज प्रयोग की जाएगी तो वह स्वस्थ ऊर्जस्कर की कंडीशन में आएगी। और यदि आचार्य आगे लिखते हैं किंचित आर्तस्य रोगनुत, कहते हैं कि यदि किसी रोगी के रोग को जो है ठीक करने के लिए जो भेषज प्रयोग की जाती हैं वो जो है किंचित आर्तस्य रोगनुत के अंतर्गत आएंगी। परंतु आपको एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर एक किंचित शब्द का प्रयोग किया गया। किंचित का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी द्रव्य आर्तस्य रोगनुत नहीं हो सकते, किंचित कुछ द्रव्य ही होंगे जो कि औषध के रूप में कंसीडर किए जाएंगे, वही किंचित आर्तस्य रोगनुत होंगे। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। इसके बाद आचार्य कहते हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या जो है इस चौथे का ही जो है श्लोक है, ये चौथे का ही दूसरा पार्ट है कि अभेषजम च द्विविधम बाधनम स अनुबाधनम। यानी जो अभेषज है वो भी दो प्रकार की होती है, एक बाधन और एक अनुबाधन, या सानुबाधन भी कह सकते हैं या अनुबाधन भी कह सकते हैं। तो बाधन ऐसी अभेषज होती हैं, ऐसे द्रव्य होते हैं जिसके प्रयोग से शरीर में तत्काल ही कष्ट उत्पन्न होता है, तत्काल ही कष्ट उत्पन्न होता है, उन्हें उसे बाधन कहते हैं। और अनुबाधन क्या होता है, ऐसे द्रव्य जिसके भेषज से तत्काल तो कष्ट उत्पन्न ना हो पर दीर्घ काल में उससे कष्ट होने की पूरी संभावना हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लीजिए कि आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो आपको तत्काल कष्ट होगा, तो ये हो जाएगा बाधन। लेकिन यदि किसी लड़की ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उसने आपको भी आई लव यू टू बोल दिया, तो ये जो दीर्घकालिक कष्ट है ये तब तो कष्ट नहीं देगा, लेकिन दीर्घकाल में यह बहुत कष्टदायी साबित हो सकता है। इसी को सानुबाधन कहते हैं। तो इस प्रकार से इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए चलो इसको हम रोग की दृष्टि से भी एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, बाधन का मतलब ऐसा होता है
कि ऐसे अपथ्य या अल्प अपथ्य का सेवन कर लेना जो कि थोड़ी देर के लिए कष्ट दे के आपको मुक्त कर देते हैं। जैसे कि मान लो आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, उससे उल्टी अतिसार हो गया, बमन अतिसार हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल हम आ जाएगा। लेकिन जब आचार्य ने टीका करी है तो इसको दूसरे संदर्भ में जो है व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि वादन ऐसे अवैसज द्रव्य होते हैं जिससे तत्काल कष्ट होता है, जैसे कि विष। विष क्या करता है, एक तो प्राधानिक हेतु में आता है, वो तत्काल ही जैसे उसका सेवन करोगे तो अपने वैवाहिक गुण के कारण शीघ्र ही शरीर में व्याप्त होकर वो आपको पीड़ा पहुंचाता है, कई कई बार प्राणहर भी साबित हो सकता है। और सानुवादन में क्या होता है कि आप ऐसे जो है निदानों का सेवन करते रहें और वो संचय, प्रकोप, प्रसर, इस तरह की अवस्थाओं का के क्रमों का अनुसरण करता हुआ एक दीर्घकालिक व्याधि का को जन्म देता है, जैसे कुष्ठ इत्यादि, तो वो सानुवादन के क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा भेषज के भेद और अभेषज के भेद। अब इसके बारे में हम जब चूँकि जिस चैप्टर का नाम ही रसायन अध्याय है, तो हम भेषज पे फोकस करेंगे और भेषज में भी पहले स्वस्थ ऊर्जस्कर यानी कि रसायन पर हम इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या जो 5 है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, मौलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर एग्जाम की दृष्टि से ऐसा नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो आजकल परीक्षाओं में जो एसेशन रीजन का चलन चल रहा है, तो ये एसेशन रीजन में क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे स्टाइफंड बढ़ेगा एमडी का, एमएस का, उसी प्रकार से प्रश्नों का स्तर भी बढ़ता जाएगा। तो आइए प्रश्न को देखते हैं, इस श्लोक को देखते हैं। आचार्य कहते हैं कि स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु तद्वृश्यम तद रसायनम प्रायः। ये कि जो दूसरी लाइन में प्राय शब्द दिया हुआ है, वहाँ तक पहला श्लोकार्ध जो है समाप्त हो रहा है। श्लोकांश पहला यहाँ समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम संपूर्ण तरीके से समझेंगे कि स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु तद्वृश्यम तद रसायनम प्रायः, कि प्राय ऑलमोस्ट या मोस्टली जो द्रव्य या भेषज स्वस्थ ऊर्जस्कर होते हैं वो वृश्य और रसायन होते हैं प्राय। और आगे आचार्य कह रहे हैं कि प्रायण रोगाणाम द्विविधम प्रशमे मतम, और जो द्रव्य भेषज जो है रोगनुत होते हैं, व्याधियों का प्रशमन करते हैं, वो प्राय व्याधियों का प्रशमन करते हैं। प्राय का मतलब ये है कि वो 22 वर्षा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आयुर्वेद में बहुत अच्छे हैं तो हम मॉडर्न नहीं जानते, या हम मॉडर्न में बहुत अच्छे हैं तो हमें आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। हम दोनों ही चीज़ें जानते हैं, पर चूँकि हम पीएमएस के लोग हैं तो हम आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न साइंस। तो हम यहाँ देखें कि स्वस्थ ऊर्जस्करम यत्तु तद्वृश्यम तद रसायनम, कि जो औषध या द्रव्य स्वास्थ्य के लिए ऊर्जस्कर हैं, प्राय वे वृश्य व रसायन गुण वाले होते हैं, परंतु वे रोगों का शमन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा कि जो औषध आतुर के रोग को नष्ट करने वाले होते हैं वो प्राय रोगनाशक ही होते हैं, परंतु वे भी रसायन और बाजीकरण का कार्य कर सकते हैं। आचार्य इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्राय शब्दों विशेषार्थो ही उभयर्थकृत, यानी कि प्राय शब्द विशेष रूप से दोनों के लिए ही कहा गया है और दोनों के कार्यों की सिद्धि को पुष्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा छतछिड़ वाले अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो सर्पी गुण होता है वो छतछिड़ व्याधिनाशक तो होता ही है, लेकिन रसायन का काम भी करता है। कास वाले चैप्टर में देखोगे तो वहाँ पर अगस्त हरित की कास रोग का नाश तो करती है, लेकिन रसायन का कार्य भी करती है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों ही जो भेषज हैं, चाहे स्वस्थ ऊर्जस्कर हों या आतुरस्य रोगनुत हों, ये दोनों कार्य कर सकती हैं, पर विशेष रूप से वो वही कार्य करती हैं जैसे कि उनकी संज्ञा दी गई है उन्हें, ठीक है। इतनी से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपका, यहाँ पर कथन के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि जो स्वस्थ ऊर्जस्कर जो होती हैं केवल स्वस्थ व्यक्ति में कार्य करती हैं, प्राय स्वस्थ व्यक्ति में कार्य करती हैं, परंतु कभी कभी रोग शमन कर सकती हैं। तो इस प्रकार से वो कथन आपको एक, कथन 2, कथन 3, 4 करके सत्य असत्य रूप में पूछ सकता है, और आपको कथन 1, 2 या 3 सत्य है या सत्य, इस प्रकार आपको आंसर इसका देना पड़ेगा। आइए इस अध्याय के एक ऐसे श्लोक की तरफ चलते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और आपने पहले भी पढ़ा होगा, याद भी किया होगा। आपको फिर से यहाँ पर ये श्लोक रटा होना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही बेहतरीन है और कई जगह पर आपको काम देगा। चाहे रसशास्त्र पढ़ोगे, चाहे द्रव्यगुण पढ़ोगे, चाहे चरक संहिता, ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किसी न किसी रूप में, तो आपको ये याद होना चाहिए।
दीर्घमायु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया प्रभावड़ स्वरोदर्यम धेन्द्रियम बलम परम वाग सिद्धिम प्रणतिम कांति लभते न रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसादी नाम रसायनम। और ये श्लोक संख्या जो 8 देख रहे हैं ना आप लोग, ये श्लोकांश रखकर आपसे पूछता है कि लाभोपायो ही शस्तानाम रसादी नाम रसायनम की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए किस संहिता में है, चरक संहिता में है, किस स्थान में है, चिकित्सा स्थान में है, किस अध्याय में है। तो प्रथम अध्याय में है और रसायन के प्रथम पाद में ही, जिसका नाम है अभियाम्ल की रसायन पाद। तो आपको पूरा संदर्भ पता होना चाहिए और ये पूरी व्याख्या आपको वहाँ करने को आती है यूजी में, और पीजी में भी कई बार इसका रेफरेंस पूछ लेता है, पीजी एंट्रेंस में। तो आपको हर तरीके से श्लोक ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ी सी हम इसकी व्याख्या कर देते हैं कि दीर्घम आयु यानी कि रस, पहले तो हम देख इसके जो सेकंड हाफ है हम उसकी पहले बात कर लेते हैं कि लाभोपायु सस्तानाम रसादी नाम रसायनम। देखिए आचार्य ने यहाँ पर लाभोपायो, लाभ उपाय बोला। वो चाहते तो रसायन द्रव्य बड़े यूज़ कर सकते थे, लेकिन रसायन कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि हम आगे ही पढ़ेंगे कि आचार रसायन नाम की भी कोई जो है कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे यदि हम सात्विक आचरण का निरंतर अभ्यास करें तब भी हमें उन्हीं गुणों की प्राप्ति होती है जैसे गुण हमें रसायन द्रव्यों के सेवन से प्राप्त होते हैं। इसलिए आचार्य ने उपाय शब्द का यूज किया है। तो क्वेश्चन यदि आ जाए कि रसायन क्या है, कोई औषधि है, कोई भेषज है, क्या उपाय है, तो डेफिनेटली आंसर उपाय जाएगा। तो लाभ, लाभ उपाय ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, यानी कि रस आदि धातुओं को प्रशस्त रूप में उनकी बेस्ट फॉर्म में प्राप्त करने के जो उपाय होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम रसायन है। इसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, देखते हैं। दीर्घम आयु, ये लंबी उम्र देता है। स्मृति, ये स्मृति यानी कि आपकी मेमोरी बढ़ाता है, लेकिन ये मेमोरी महज वो मेमोरी नहीं है जो कि आपको केवल इतनी क्षमता देती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रख सकें। ये मेमोरी क्या है, स्मृति का यहाँ मतलब है उस तात्विक ज्ञान से है जहाँ आपको हर समय ये ज्ञान रहता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपका गंतव्य स्थान क्या है। आगे बात करें मेधा की, तो मेधा का मतलब है ऐसी क्षमता जो कि हमारी धारणा शक्ति को बढ़ाती है, किसी चीज़ को याद रखने की, किसी चीज़ को समझ कर लंबे समय तक याद रखने की जो धारण क्षमता होती है उसे मेधा कहते हैं। तरुणम वय, ये क्या देती है, तरुण वय देती है। ये आपकी यंग एज को बढ़ाती है। ये आपके अंदर, अब मैं क्या बोलूँ, ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो है यंग एज को बढ़ाती है। और आपने आपने एक ऐड देखा होगा, झंडू केसरी जीवन बढ़ती उम्र मानो थमसी जाए। बिल्कुल यही कार्य यहाँ पर रसायन का होता है। ये आपकी उम्र को जो है बढ़ने से रोकता है। आगे देखें प्रभा, प्रभा का मतलब होता है चमक, एक ऑरा, एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस जो आपके चेहरे पर आती है। तो यदि आप रसायन का सेवन करेंगे तो आपको इंस्टा के फिल्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप निश्चित रूप से रसायन के सेवन करने से प्रभा, बड़, स्वर यानी कि आपकी आवाज़ भी बहुत प्रशस्त हो सकती है। देहेंद्रियम बलम परम, और ये क्या करती है, देह को और इंद्रियों को बल प्राप्त कराता है। कौन, रसायन बल प्राप्त कराता है। आपको पता होगा जब आपने चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो है रोगों के 3 आयतन बताए हैं। हेतुलिंग औषध ज्ञान में जो हेतु है वहाँ पर 3 आयतन बताए हैं। तो पहला ही क्या है, असात में इंद्रिय अर्थ संयोग। तो यदि इंद्रिय प्रशस्त होंगी, इंद्रिय बलवान होंगी, तो आप देखेंगे कि रोग ही नहीं हो पाएंगे, असात्मता का तो भाव भी उत्पन्न नहीं होता यहाँ पर। आगे देखें हम लोग वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब क्या है कि ये वाक सिद्धि को प्राप्त करती है, यानी कि जो इंसान बोलता है वो निश्चित रूप से करता है। ऐसा नहीं है कि मान लो आज आपने चैनल देखा, आपने मन में सोचा कि ये चैनल तो बहुत अच्छा है, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, रोज़ाना यहाँ से हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे, लेकिन अगले दिन से आप कच्चा बादाम देख रहे हो रील। ये गलत चीज़ है। वाक सिद्धि का मतलब होता है कि जो पुरुष जो बोल देता है वो निश्चित रूप से करता है। ऐसी क्षमता रसायन सेवन के पश्चात आती है। प्रणतिम यानी नम्रता आती है। विनम्रता आती है, जानते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, यानी कि रसायन सेवन से क्या आती है, प्रणतिम यानी कि विनम्रता आती है। कांति, चमक आती है। लभते ना रसायनात्, ये रसायन के लाभ हैं। लेकिन ये ना शब्द का मतलब वो नहीं है मैं तेनु कहती ना 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 ना, ये वो वाला ना नहीं है। ना का मतलब है पुरुष है, यानी कि उस पुरुष में रसायन के सेवन से ये सारे लाभ देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक की ये व्याख्या है, इस श्लोक का पूरा मतलब। ये श्लोक पूरी तरीके से आपको रटा होना चाहिए, जितनी तारीफ की जाए इस श्लोक की कम है। हाय दोस्तों, अगर आप मुझे मैसेज देना चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो और बनाता रहूं और यूट्यूब पर मैं लगभग सारे टॉपिक कवर कर दूं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग हमारे टेलीग्राम पेज पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर कि मैं PDF और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट होता है मैं अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।